maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफिनिट इंटीग्रल्स शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ लिया था, तो अब इनडिफिनिट ख़त्म करने के बाद बारी है डेफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ने की। नाम से ही लग रहा है कि जो इनडिफिनिट था उसमें कोई कुछ डिसाइड नहीं था, कुछ फाइनाइट नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल करना। जस्ट आपको फॉर्मूले के बेसिस पे आपको इंटीग्रल करना रहता था और आप उसको कर दिया करते थे। सपोज़ इस तरीके का अगर कोई एफ(x) एक फंक्शन है तो उसको जस्ट आप इंटीग्रेट कर देते थे, तो जो भी इसकी वैल्यू होती थी वो आ जाती थी। ठीक है, जस्ट आप ये इनडिफिनिट में करते थे। डिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होगा, डिफिनिट इंटीग्रल यानी डिफाइन होगा कि जो इंटीग्रल तो आपको करना ही करना है, पर कहाँ से कहाँ तक करना है ये इसमें डील करना होगा। और इनडिफिनिट से अगर कंपैरिजन करें इसका, तो इनडिफिनिट में जो एक कांस्टेंट c आता था, डेफिनिट में ये कांस्टेंट c नहीं लेंगे हम। ठीक है, और ये जो लिमिट, इस जो नीचे हम जो क्वांटिटी रहेगी उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, उसको अपर लिमिट बोलेंगे। और फिर जो भी आपका रिज़ल्ट आता है इनडिफिनिट में, उसमें आपको ये जो लिमिट्स होंगी वो पुट करनी होंगी। तो पहले अपर लिमिट रखना होगा और फिर लोअर लिमिट रखना होगा। ठीक है, तो ये डिफिनिट इंटीग्रल है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सपोज़ एक है आपका x² का अगर आप इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो अगर आप, ये तो अभी इनडिफिनिट है, तो इनडिफिनिट में हम जनरली क्या कर देते थे, उसकी वैल्यू कर देते थे, इस तरीके से कर देते थे। लेकिन जब ये डिफिनिट का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ लिमिट दे देगा 1 से 2 तक करिए आप। तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला आपने इनडिफिनिट में सीखा है, डिफिनिट में भी आप उसको जस्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर बाद में उसको आपको उसमें लिमिट रखनी होगी। तो लिमिट रखने का तरीका ये है कि पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2³ माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1³ दैट इज़ 8/3 माइनस 1/3, इट मीन्स 7/3। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है इनडिफिनिट और डिफिनिट में फ़र्क का, कि क्या दोनों में अलग क्या है दोनों में। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ बताया था, इसमें कांस्टेंट हम अज्यूम नहीं करेंगे। इस पर मैं एक अलग थोड़ा डिटेल वीडियो और अलग से बता भी दूंगा आपको कि इसमें कांस्टेंट क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनडेफिनिट में हम क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया डिफिनिट इंटीग्रल का। नाम से ही लग रहा है डिफिनिट, यानी आपको डिफाइन होगा कि जो इंटीग्रल करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है। और उसमें इनडिफिनिट में जस्ट उसका ये एक बदलाव जो आएगा उसमें वो ये हो जाएगा कि आपको अब इंटीग्रल हो जाने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके रखना होगा। ठीक है, तो इस डिफिनिट इंटीग्रल अगर इतना क्लियर हो गया, तो इसका जो पहला टॉपिक है, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसका जो पहला टॉपिक है वो है डिफिनिट इंटीग्रल। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो ये इसका जो पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। और आज के इस डिफिनिट इंटीग्रल के पहले पार्ट में हमें यही पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। क्या मतलब है इसका, यानी डिफिनिट इंटीग्रल जो है वो हम लिमिट ऑफ सम से भी डिफिनिट इंटीग्रल को कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसको देखिए समझते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जनरली अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, अच्छा टॉपिक है ये। सपोज़ एक फंक्शन है y = f(x) और ये डिफाइन है फ्रॉम a to b। ठीक है, इस तरीके का कोई एक कर्व है, ये आपका y एक्सिस हो, सॉरी x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका कर्व है y = f(x). ठीक है, और ये सपोज पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ से A to B ये कॉन्टीन्यूअस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस टॉपिक का मतलब क्या समझ में आएगा आपको अभी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें
इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस कर्व को ए टू बी इंटीग्रेट करें, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन है ये। इंटीग्रेट अगर करें तो एक्चुअल में होता क्या है, इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसको ज्योमेट्री में समझेंगे, कि इस कर्व का एरिया, जो ये कर्व एरिया बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस और ये जो विद इन लिमिट के बीच में, यानी कहने का मतलब ये वाला एरिया, आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट आप डेफिनेट इंटीग्रल से आपको मालूम है, आपके पास फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको हम लिमिट ऑफ सम से कैसे कर सकते हैं, इसी डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। बात आई समझ में? इंटीग्रेशन जो क्या करता है, इंटीग्रेट जस्ट करने के कई तरीके हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल में, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि इस तरीके से भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, यही काम हम लिमिट ऑफ सम से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो होता है एरिया निकालना, जो एरिया बाउंड कर रहा है ये, वही उसका इंटीग्रेशन होता है। ये एप्लीकेशन भी है एक इंटीग्रेशन का, कि जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस कर्व का, जिस कर्व का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका एरिया निकल सकता है हमारा, जो वो जितना एरिया बाउंड करता है एक्स एक्सिस या सर्टेन जो भी लिमिट्स दी हुई है उसके बीच का। तो इसको लिमिट ऑफ सम से, क्योंकि ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी ऐसा कह देगा कि जस्ट इसको इंटीग्रेशन इसका करिए, लिमिट ऑफ सम से करिए। नॉर्मल वे में नहीं कहेगा। अगर आपको ये कंपलसरी कर देगा आपको क्वेश्चन में कि लिमिट ऑफ सम से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। पहले हम इसको समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। देखिए, एरिया ही निकालना है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए अगर मैं एक काम करूं, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे मैंने डिवाइड कर दिए, और हर स्ट्रिप्स के जो बीच जो डिस्टेंस है, अगर मैं h ले लूं, h, ये भी h, ये भी h, ये भी h, सारे क्या हो, h हो। तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, तो मैं इसको x1 x0 ले ले रहा हूँ। ये सेकंड पॉइंट है, x1 ले लिया, ये x2 x3, इसी तरीके से करते 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 लास्ट वन xn, यानी सपोज मैं n पार्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। इसके जस्ट पहले वाला जो पॉइंट आएगा वो xn-1 होगा, है ना। यानी मैंने क्या कर दिया है, ये सपोज n स्ट्रिप्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब देखिए, ये क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, x0 पर अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आपका x वाला तो a है या x0 है, और ये वाला f ऑफ x0 या fa, इसको fa ही लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, यही हुआ ना। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a है, और इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। x की वैल्यू a रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, fa आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब गौर करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर ये सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल कर हम ऐड कर दें तो भी तो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। मोटिव अब हमारा यहाँ पे एरिया निकालना है। पूरे स्ट्रिप्स को सिंगल सिंगल निकाल कर सबका एरिया, सबको ऐड कर दिया जाए अगर, तो हमारा एरिया आ जाएगा। और जब एरिया आ गया तो इसका मतलब हमने इंटीग्रल कर दिया, लेकिन किससे, फॉर्मूले से नहीं, लिमिट ऑफ सम से, है ना। अब चलिए इस वाले स्ट्रिप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, जूम करके थोड़ा ऐसा। ये जो स्ट्रिप है,
ये शेप इसका हमें अगर निकालना है एरिया, तो ये आपका रेक्टेंगल तो है नहीं, है ना। ये अगर रेक्टेंगल होता तब तो निकाल लेते, क्योंकि ये जो आपकी जो चौड़ाई है वो h है और ये वाला जो आपकी जो ऊंचाई है ये आपने fa निकाला है ना। इसी तरीके से इस वाले स्ट्रिप की बात करें तो ये तो h है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो स्ट्रिप है। यानी इसका अगर ये रेक्टेंगल होता, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा, अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसका एरिया क्या होता, h इंटू FA होता, राइट, h इंटू, अगर ये रेक्टेंगल होता। इसी तरीके से सेकंड वाला जो है उसके आगे वाला ये तो h ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ये a है और प्लस h, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई a प्लस h, और यहाँ का कोऑर्डिनेट यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, f a प्लस h हो जाएगी। क्योंकि y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालें तो x की वैल्यू कितनी है, a प्लस h रखेंगे तो y की वैल्यू f a प्लस, यानी ये क्या हो जाएगी h f a प्लस h। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे चलेंगे तो h f a प्लस 2h। ये पता नहीं आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये a प्लस h a प्लस 2h कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज देखिए, इन स्ट्रिप्स को आप रेक्टेंगल अगर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए आपको ये चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए, ठीक है, इधर वाली ये चाहिए, ये चाहिए। तो जो आपकी जो ब्रेथ है उसका तो कोई मसला नहीं है, सब में h है, उसका कोई होगा क्या, आपको निकालना क्या है, सब में इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, y एक्सिस यानी y का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर FA था, सेकंड वाले की अगर आप बात करें तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा वो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a प्लस h, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा f a प्लस h, राइट। इसमें जब रखेंगे तो हमें सिर्फ y का कोऑर्डिनेट चाहिए ये वाला, इसलिए मैंने f a प्लस h यानी ये डिस्टेंस इंटू ये रखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके का आपका चला जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, लास्ट जब आप यहाँ पर आएंगे तो h f, इसकी भी h होगी, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा। क्यों 1 माइनस n माइनस 1 होगा, क्योंकि n तो यहाँ पर हो रहा है और आपको इसका एंगल इस रेक्टेंगल का जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको ये चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको n माइनस 1 यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो ये अब ये सारा निकाल के हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें पूरा इसका एरिया चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल, हल्की सी टिपिकल चीज़ है, पर मुश्किल नहीं, उतनी भी मुश्किल नहीं है। चलिए h मैं क्या कर रहा हूँ, सारे एरिया को ऐड कर रहा हूँ, h f a प्लस 2h, ठीक है। यानी ये पहला वाला ये था, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का है, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो और हम कहाँ तक करेंगे, ये डैश डैश लास्ट वाले तक, h f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने ये जितने भी एरिया निकाला है, आपने यहाँ पे जितना भी एरिया निकाला है वो क्या निकाला है, किसका निकाला है, रेक्टेंगल का निकाला है। लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। कैसे निकाल दिया आपने तो जस्ट अपने आसानी के लिए उसको रेक्टेंगल ट्रीट करके उसका एरिया निकाल दिया, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम इस लिमिट का यूज़ करेंगे, लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने से होता क्या है, लिमिट ले लेंगे कि h सपोज बहुत छोटा है, h टेंड्स टू 0, तो h जब बहुत छोटा होगा, यानी ये जब कंप्रेस होकर h की वैल्यू 0 की तरफ आएगी, तो ये ऐसे और छोटा होगा, और इसी तरीके से और छोटा छोटा होते हुए एक ऐसा टाइम आएगा कि जब h 0 की तरफ एकदम पास में आ जाएगा, तो वो एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक से बना नहीं यहाँ पे, इस तरीके से बहुत छोटा अगर हो गया तो वो एक क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
तो जब अगर हम लिमिट ले लें और लिमिट में इस तरीके से दिखा दें कि h क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, तो जब छोटा हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल बन सकता है, तो रेक्टेंगल बन सकता है तो हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसलिए अभी तक ये तो राइट नहीं था, ये आपने जो लिया था वो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो रॉन्ग लिया था आपने। लेकिन जब आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी आपने ये जो इसके स्ट्रिप्स बनाए थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए थे, इसमें ये जो h जो इसकी मोटाई थी, अगर ये मोटाई बहुत छोटी हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब वो रेक्टेंगल बन जाएगा और तब आप ये फार्मूला L/B वाला फार्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखिए h की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, h की जो वैल्यू है वो क्या होगी। h की वैल्यू अगर आप निकालें तो यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये यहाँ से यहाँ तक b है, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, b माइनस a, और टोटल कितना है आपने पार्ट किए हैं उसके, यानी n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो h की वैल्यू ये हो जाएगी b माइनस a अपॉन n। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये क्लियर है ना, ये क्या है, h की जो वैल्यू, अगर h को हम b माइनस a के टर्म में लिखें तो ये दूरी क्या है, b माइनस a, और h क्योंकि बराबर बराबर छोटे जो h की जो डिस्टेंस है, h की जो मोटाई है वो सब में क्या है, इक्वल है, और वो n पार्ट्स में है, तो n से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये तो जस्ट डिवीज़न का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी h अगर 0 होगा तो पार्ट नंबर ऑफ ये जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे। अगर ये बहुत छोटा होगा, अगर h बहुत छोटा होता चला गया, यानी ये 0 के पास हो गया, तो बहुत ज़्यादा लाइंस यानी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स करने पड़ेंगे, तो n किसकी तरफ जाएगा, h जब 0 की तरफ जाएगा तो n इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो आपके जो पार्टीशन हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि h बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, यही h और छोटा होता तो ये और पास आता, ये और पास होता, यानी बहुत करीब करीब होने लगता। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये अगर आप चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे h की जगह पर b माइनस a रखें, क्योंकि n में रख रहे हैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और एक चीज़ और है, सारों में h है, ये वैल्यू एक्चुअल h की है, तो ये h कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बच रहा है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, इसी तरीके से डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये 1 माइनस एच हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि b माइनस ए जो है आपका, उसमें n शामिल नहीं है, तो इसको आप अलग कर दीजिए। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, सेकेंड वाला भी लिख सकते हैं a प्लस 2h प्लस डैश 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 लास्ट वाला एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये ए एच है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया, इस इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम से करने का फार्मूला बन गया, कि जो भी इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन को, जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो फॉर्मूलेज पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि लिमिट ऑफ सम से करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करना है वो अब मैं क्वेश्चन लेके क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इंटीग्रेशन का हमारा जो एक तरीके से जो रियल मीनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको एरिया निकालना होता है, तो वो एरिया हम इस तरीके से लिमिट की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो वो इंटीग्रेशन, ये भी एक मेथड है इंटीग्रेशन को करने का। ठीक है, इसमें लिमिट का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा शेप जो था वो हमारे कोई भी ऐसे शेप में नहीं था जिस शेप का हमें एरिया पता हो। ठीक है, रेक्टेंगल या कुछ ऐसा तो था नहीं, वो कर्व शेप में था, तो इसलिए हमें लिमिट का यूज़ करना पड़ा। चलिए, होप मुझे ये थोड़ा सा ये एक तरह का डेरिवेशन है, जस्ट आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए ये डेरिवेशन आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पढ़ाई में मज़ा आएगा।
तो इस जब क्वेश्चन आएगा कि लिमिट ऑफ सम से आप करिए डेफिनेट इंटीग्रल को, तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कैसे करेंगे। लिमिट ऑफ सम तो पढ़ लिया, अब उसको कैसे अप्लाई करना है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देखते हैं। इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिफरेंट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये एक इंटीग्रेशन करना है आपका एक्स का, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज से करें तो एक्स का आपको होता है x²/2 और इसमें जो लिमिट दी हुई है ये आप अगर पुट कर दें तो अपर लिमिट रखें तो b² माइनस लोअर लिमिट रखें तो a²/2, 2 LCM लें तो b² माइनस a²। जस्ट ये देखिए एक लाइन में ये आपका हो गया ये क्वेश्चन, अगर सिर्फ यहाँ तक होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि एज लिमिट ऑफ सम बोल दिया है, ये आपका यहाँ पे बाउंड कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन करना है किससे, लिमिट ऑफ सम से करना है। यानी आपको जो फार्मूले हैं आप फार्मूले भूल जाइए, आप लिमिट ऑफ सम का जो फार्मूला था वो अप्लाई करके दिखाइए इसमें, ठीक है। तो चलिए लिमिट ऑफ सम का फार्मूला जो था वो देखिए इस तरीके का फार्मूला था ना, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले। तो इंटीग्रेशन करते हैं उससे, x dx क्या हो जाएगा, b माइनस a, यही फार्मूला होता है b, वेर b इज़ अपर लिमिट है ना एंड a इज़ लोअर लिमिट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h फ्रॉम fa प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। ये फार्मूला जो जस्ट मैंने लिमिट ऑफ सम का लिख दिया यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। fa क्या होगा, यहाँ पे देखिए fx जो है वो क्या है, x है ना। तो fa क्या होगा, वो a होगा। इसी तरीके से fa प्लस h क्या होगा, वही a प्लस h होगा। यानी जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे आ जाएगा, यानी ये a होगा। इसी तरीके से ये a प्लस h होगा। इसी तरीके से ये a प्लस 2h होगा, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। और ये n-1 तक आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। अभी तक तो कुछ क्लियर, कुछ डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। ए देखिए कितनी बार आया है, यहाँ से अगर आप देखें तो h यहाँ पे 1 है, 2 है, यानी यहाँ n-1 है। यानी यहाँ से अगर देखें तो a सब में है, एक बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ, फिर तीसरी बार यहाँ से n-1 टाइम्स आया है a यहाँ तक n-1 टाइम्स आया और एक पहले रखा हुआ है, तो n-1 और एक यानी n टाइम्स आया है a, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ a का तो काम सब में से कॉमन लेके हमने ख़त्म कर दिया, सबको ऐड कर दिया ना, एक a है, दूसरा ये सारे n टाइम्स आए थे वो ये हो गए। अब h भी बार बार आ रहा है तो उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। इसी तरीके से अगर इसमें आगे बढ़े होते तो यहाँ पे 3 आता और इसी तरीके से करते करते n-1 आएगा, ठीक है। चलिए b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a। अच्छा देखिए लिमिट आप इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे। ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जब लिमिट यहाँ नहीं रख सकते हैं, n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो ये होल ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सबको ज़ीरो कर देगा, इवन इसको भी ज़ीरो कर देगा। तो हम लिमिट पुट करने के लिए हम इसको सॉल्व तब तक करते हैं जब हमें एक कन्वीनियंट मिल जाता है कि जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी 1/n को ज़ीरो रखेंगे तो हमें कोई क्वांटिटी मिल जाए, है ना। अभी रखेंगे तो कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी, सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि लिमिट में जब भी हम लिमिट लगाएं तो ज़ीरो ही आए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो इसलिए अंदर का कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं कि आपको 1/n के टर्म में मिल जाए समथिंग करके, और उसको जब आप ज़ीरो रखें तो आपको एक टर्म मिले। अभी देखिएगा इसको, n प्लस a, h की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी यहाँ से, वो होती है b माइनस a/n, b माइनस a/n, ठीक। चलिए यहाँ देखिए ये क्या है, AP है, ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। और अरिथमेटिक सीरीज़ में अगर हम a + 1 + 2 + 3 + 4
n टाइम्स होता है, तो इसका समेशन क्या होता है, सारों को अगर ऐड कर ले तो n+1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी सीरीज़ दी हुई है वहाँ पे n-1 तक है, यानी इसमें आपको क्या करना होगा, n की जगह पर n-1 रखना होगा। तो वो जब रख देंगे तो आपका आ जाएगा n-1 इंटू n/2, यानी इसको पूरे को ऐड करने पे क्या आएगा आपका n-1 इंटू n/2। ठीक है, यहाँ से देखिए n और n कैंसिल हो गया। चलिए b माइनस a, ये 2 को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2na प्लस b माइनस a n-1/2, राइट। 2 का तो कांस्टेंट है ये, इसका तो इससे कुछ मतलब है नहीं कि लिमिट रखने पे इससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी सबको नहीं निकाल सकते क्योंकि सबसे n किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन ये तो ऐसे ही है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो b माइनस a/2 मैंने बाहर ले लिया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पर 1/n भी है, ये छूट रहा है, 2na प्लस b माइनस a, यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा 1-1/n। ठीक, क्लियर है ना। n यहाँ से कॉमन लिया तो बचा 1-1/n। अब ये n दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो उसको जब कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। n जब कॉमन ले लेंगे तो नीचे भी n है ताकि कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से n गया तो यहाँ बचा 2a प्लस b माइनस a 1-n, n गेट कैंसिल। अब देखिए जो मैं आपको बात बोल रहा था कि लिमिट में हम तब तक उसको सोल्यूशन करते हैं जब हम ये वैल्यू रख सकने की कंडीशन में पहुंच जाएं। अब यहाँ पर n टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो 1/n टेंस टू 0 होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो ये हमें एक टर्म मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं रख सकते थे क्योंकि वो पूरा 0 हो जाएगा, तो अब इस कंडीशन में आ गए कि हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा सा बचा है ये। तो b माइनस a/2, अब लिमिट जब रखेंगे तो ये जब यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं तो लिमिट का काम नहीं, लिमिट हट जाता है 2a प्लस b माइनस a, क्योंकि लिमिट इसमें चला गया। जब हमने लिमिट रख दी है तो अब इसका काम नहीं रहा। 1-1/n की प्लेस पे 0 रख दिया, b माइनस a/2 2a प्लस b माइनस a, यही बचेगा क्योंकि ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, b माइनस a/2, और इसको हम लिख सकते हैं b, और 2a माइनस a यानी एक a बचेगा, यानी b प्लस a, यानी b माइनस a b प्लस a b स्क्वायर माइनस a²/2। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि आप अगर जस्ट इंटीग्रेशन से करें तो आपका रिज़ल्ट यही आएगा। पर क्योंकि लिमिट एज सम जब भी मेंशन करेगा तो आपको ये सारे प्रोसेस जो हैं फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो पहला टॉपिक था यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस डेफिनेट इंटीग्रल में जितने भी क्वेश्चंस हैं लिमिट्स ऑफ सम के, उनको सारों को इसी प्रोसेस से आपको करना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक माय वीडियो, कीप वॉचिंग and stay safe, keep connected. Bye.